नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त ये अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दीपावली से पहले वाराणसी को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा कल। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी होगी वोटों की गिनती। कोविड-19 की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों के साथ की बैठक। संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के इस्तेमाल पर दिया जोर। देश में सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। रिकवरी दर बढ़कर 92.56%। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर वायु गुणवत्ता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। और दीपावली से पहले शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 704 अंकों की बढ़त के साथ 42,500 के पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी 197 अंकों के उछाल के साथ 12,461 के स्तर पर हुआ बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और दिवाली की सौगात दी। इस दौरान पिछले 6 साल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास से जुड़ी परियोजनाओं से वाराणसी का कायाकल्प हो चुका है, जिससे पूर्वांचल के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में फायदा मिला है। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को कई सौगात दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोमवार को 620 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का अपग्रेडेशन, सीवरेज लाइन संबंधी कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण, बहुउद्देशीय बीज गोदाम, 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला कृषि उत्पादन भंडार, समन्वित विद्युत विकास योजना के द्वितीय चरण, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवासीय परिसर, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग कार्य और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं। इनके अलावा जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बहुउद्देशीय हॉल का अपग्रेडेशन, बेनियाबाग पार्क में पार्किंग सुविधा का विकास, सड़कों और पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य की शुरुआत शामिल है। बनारसी अंदाज में पूर्वांचल के किसानों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा की है। हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। हाल में जो कृषि सुधार हुए हैं उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़प जाने वाले बिचौलियों और दलालों को अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बनारस के हर किसान को होने वाला है।
प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर दिवाली का नारा भी दिया। उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाएं शहर के हर पहलू और काशी के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं और इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन, गंगा की सफाई और किसानों का कल्याण भी शामिल है। ये विकास आज अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि बनारस कैसे एक साथ हर क्षेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोविड-19 महामारी के बीच एससीओ की यह पहला शिखर सम्मेलन है। ऐसे में इस बार सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से होगा। कोविड-19 महामारी के बीच शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में वैश्विक मुद्दों के साथ कोविड-19 के बाद की स्थिति में सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एससीओ के सदस्य देशों के साथ काम कर रहा है। On the 20th summit of the SCO Council of Heads of State, Prime Minister will lead the Indian delegation to the 20th summit of the SCO Council of Heads of State, which will be held in the virtual format on the 10th of November. And this meeting will be chaired by President Putin of the Russian Federation. This will be the first SCO summit to be held in the virtual format, and this is the third meeting that will be participating as full members. शिखर सम्मेलन के अंत में मॉस्को घोषणा पत्र को अपनाया जाएगा, जिसमें एससीओ के सदस्य देशों के बीच आगे के सहयोग के लिए रोड मैप शामिल होगा। इस बार का शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में संपन्न होगा। इसके बाद अगले 1 साल तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास होगी। भारत 30 नवंबर को एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 8 देशों का क्षेत्रीय समूह एससीओ विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए एक प्रमुख मंच है। भारत को जून 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता मिली थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए राज्य के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 414 मतगणना हॉल भी तैयार किए गए हैं। प्रदेश में बाधा रहित मतगणना सुनिश्चित करने के लिए हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक तरफ एनडीए सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जश्न के मूड में है। लेकिन बाजी किसके हाथ लगेगी, मंगलवार को चुनाव के नतीजों के साथ ही ये साफ हो जाएगा।
बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए प्रदेश में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कल मतगणना है, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम है। इसमें भी भारत निर्वाचन आयोग का आदेश और इंस्ट्रक्शंस बहुत स्पष्ट हैं। हमारा काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम जो है उसमें 3 टियर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इनर मोस्ट जो रिंग है उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, सेकेंड रिंग में हमारा बिहार मिलिट्री पुलिस है और आउटर रिंग में डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस है। राज्य के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और 414 मतगणना हॉल भी तैयार किए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षित दूरी, सभी मतगणना कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर, जबकि तीसरे और अंतिम चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए कराए गए उपचुनाव की गिनती भी की जाएगी। इसके अलावा 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के लिए कराए गए उपचुनाव की गिनती भी कल ही होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ 10 राज्यों की 54 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जबकि तीसरे चरण के चुनाव के साथ मणिपुर की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सौंप दी। यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों, वित्त आयोग की सलाहकार परिषद और विशेषज्ञों और जानी मानी शैक्षिक संस्थाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। वित्त आयोग रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री को भी सौंपेगा। यह रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का कवर और शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग भी विशिष्ट है। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के बारे में स्पष्टीकरण, ज्ञापन और कार्रवाई की गई रिपोर्ट के साथ एक बार केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होगी। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों में अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहाड़ी और डॉक्टर रमेश चंद शामिल हैं। संसदीय समितियों के बैठकों का सिलसिला जारी है। आज कई समितियों की अहम बैठक हुई। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने आज बैठक की। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए मुहैया कराई जा रही ऋण सुविधाओं के विषय पर चर्चा की गई। समिति ने वित्त मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश तथ्यों की पड़ताल भी की। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने आज बैठक की। इस दौरान समिति ने 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। समितियों के पुनर्गठन के बाद राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुनर्गठन के बाद समिति की यह पहली बैठक थी। लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति की भी आज पहली बैठक हुई। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का काम इस बात की छानबीन करना है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा बनाए गए नियमों, कानून, योजना या फिर अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं में शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। समिति के अध्यक्ष लोकसभा सांसद बालाशोवरी वल्लभानेनी हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में 6 महीने तक कामकाज करने के बाद शीतकालीन राजधानी जम्मू में आज से सिविल सचिवालय में कामकाज की शुरुआत हो गई। प्रदेश में परंपरागत दरबार स्थानांतरण के तहत प्रदेश सरकार के जम्मू स्थित सिविल सचिवालय को कड़ी सुरक्षा के बीच आज से खोल दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सचिवालय खुलने पर सलामी ली और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस प्रक्रिया के तहत राजभवन, पुलिस मुख्यालय और कई आयोग समेत अन्य कार्यालय भी खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम के हिसाब से दरबार स्थानांतरण की प्रथा लगभग 150 साल पुरानी है। मौसम के प्रकोप से बचने के लिए 1872 में तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रदेश सरकार सर्दियों में 6 महीने जम्मू से और गर्मियों में 6 महीने श्रीनगर से काम करती है।
आजादी के बाद भी इस परंपरा को बरकरार रखा गया है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज रात से पटाखों की बिक्री के साथ पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 नवंबर की रात तक जारी रहेगा। एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके साथ ही देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही थी। हालांकि जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की है, उन शहरों के लोग त्योहारों पर सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों और बोर्डों को कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक आयुक्तों को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करने और इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 की स्थिति के संबंध में 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। कई राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये समीक्षा बैठक की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और केरल के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सर्दी के मौसम और त्योहारी सीजन में कोविड-19 के खतरे को लेकर राज्यों को आगाह किया और टेस्टिंग बढ़ाकर संक्रमण को रोकने और कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की सलाह दी। बैठक में राज्यों की ओर से कोविड संक्रमण से निपटने की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के 79% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं। कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज़्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। फेस्टिवल्स में लोगों के द्वारा अगर फेस्टिवल मनाते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो हमें कोविड को कंट्रोल करने में कठिनाई हो सकती है। एक बार फिर आपके साथ बातचीत करके जो हमको आज 10 महीने के बाद लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आपके स्टेट की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, वो बातें जरूर एक बार फिर से हम विस्तार से शेयर करें। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। 79,17,000 से अधिक लोग अब तक कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6 लाख से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,000 से कम हो गई है। देश में रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। रविवार को 45,500 से अधिक मामले आए थे, जबकि सोमवार को नए मामलों का आंकड़ा बढ़कर 46,000 के करीब हो गया है। रविवार को 49,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं सोमवार को 48,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में करीब 3,000 की गिरावट दर्ज हुई है। देश में 5,09,673 सक्रिय मामले बचे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या देश में अब तक के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का केवल 5.96% है। इस तरह कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आ रही है। रविवार को 559 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। सोमवार को 490 लोगों की जान इस वायरस की वजह से गई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 85,53,657 मामले आ चुके हैं।
79,17,373 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,26,611 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीआरडीओ भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एंटी सैटेलाइट मिसाइल के एक मॉडल का अनावरण किया। इस मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी मौजूद थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की सराहना की। मिशन शक्ति के तहत पिछले साल 27 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस ताकत को महसूस किया था। इसी दिन भारत अंतरिक्ष में घूम रहे अपने एक उपग्रह को नष्ट करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस सफलता के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसके बाद इस तरह की तकनीक जिसके पास उपलब्ध है। भारत के अलावा एंटी सैटेलाइट अमेरिका, चीन और रूस के पास मौजूद है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कई ऐसी मिसाइल्स थी जिनकी की रेंज को भी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है और नई मिसाइल्स के बारे में भी नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया है डीआरडीओ ने। इसके लिए डीआरडीओ बधाई की पात्र है। इससे पहले राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने यात्री बसों के लिए फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम का प्रदर्शन देखा। इसे डीआरडीओ के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी ने विकसित किया है, जो 30 सेकंड से कम समय में बस और यात्री डिब्बे में आग का पता लगा सकती है और फिर इसे 60 सेकंड में बुझा देती है, जिससे जीवन और संपत्ति के लिए खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि बस के अंदर आग लगने के कारण करीब 400 लोगों की मृत्यु हुई है। तो स्वाभाविक रूप से यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सिस्टम जब कमर्शियलाइज होगी और नंबर बढ़ेगा तो सस्ती भी होगी और उसमें लोगों की जान की रक्षा भी होगी। व्यवसायिक खनन के लिए 38 कोयला ब्लॉक खदानों की नीलामी का काम पूरा हो गया है। देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी से राज्यों को कुल 6,556 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार और नीलामी के लिए रखी गए 38 कोयला ब्लॉक खदानों में 19 खदानों की नीलामी पूरी कर ली गई है। सोमवार को वित्तीय बोल का आखिरी दिन था। केंद्रीय मंत्री ने खदानों की नीलामी के लिए मिली प्रतिक्रिया को बेहतरीन बताया है। In the auction, we have successfully auctioned 19 mines, which is highest number of successfully auctioned mines in any tranche in the coal mine auction. After 2015, there were around 10 tranche of auctions, and out of that, this is the highest one. Out of 19 mines, 11 are open cast, 5 are underground, remaining 3 are mixed, that is underground and open cast. Out of 38 mines put on auction, 19 mines were successfully auctioned. The success of the auction is around 50%. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। अर्बन मोबिलिटी के उभरते रुझान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूचर मोबिलिटी पर्यावरण के अनुकूल, एकीकृत, स्वचालित और सुगम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली और ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रयोग अभी पाइपलाइन में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आने वाले समय में अर्बन मोबिलिटी में बड़ा व्यावहारिक परिवर्तन आने की संभावना है। हमें इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने के अवसर के रूप में बदलना चाहिए। The COVID crisis, which presents an opportunity for us in India, we have taken the Prime Minister's clarion call for Atmanirbharta or self-reliance, and all our future efforts in developing our cities, whether it's through housing projects, whether it is for urban mobility, all of those programs put the people, our citizens first and upfront. भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने को 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन साल 2019 में इसे जनता के लिए खोला गया था।
हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण ये कॉरिडोर 16 मार्च से बंद है। अब फिर सिख समुदाय के लोग 30 नवंबर को मनाए जाने वाले गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व पर इसे खोलने की मांग कर रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबा करतारपुर गलियारा पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक और पाक स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को आपस में जोड़ता है। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय श्रद्धालु बिना वीजा के करतारपुर साहिब तक की यात्रा कर सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे करतारपुर गलियारों को फिर खोलने की भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल और पाबंदियों में ढील दी जाए ताकि श्रद्धालु वहां की यात्रा कर सकें। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली से मुलाकात की। इस दौरान भारत की ओर से मालदीव में $1.3 बिलियन के वित्तीय पैकेज के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कोविड से निपटने में मालदीव को लगातार सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही कोविड की वैक्सीन के विकास के बारे में बताया। विदेश सचिव ने मालदीव की संसद मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। विदेश सचिव ने मोहम्मद नशीद के भारत मालदीव संबंधों के लंबे समय से समर्थन और मजलिस के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। विदेश सचिव ने मालदीव के विदेश सचिव अब्दुल गफूर के साथ दोनों देशों के बीच क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। कोविड-19 से निपटने के लिए दोनों देशों के दृष्टिकोण से एक दूसरे को बताया। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 12 सदस्यों के कोरोना वायरस कार्यदल के गठन की घोषणा की है। कोविड महामारी के दौरान अमेरिका में लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। To introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी से ही एक्शन में आ गए हैं। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है कोविड-19 पर नियंत्रण, जिसके लिए उन्होंने अपनी नीतियों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत जो बाइडेन ने एक कार्यदल के गठन की घोषणा की है। ये कार्यदल कोविड महामारी से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा जो पूरी तरह वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होगा। I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. कोरोना से लड़ने के लिए गठित कार्यदल में ओबामा प्रशासन के पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार इज़ेकियल इमैनुअल को भी शामिल किया गया है। वहीं कार्यदल की सह अध्यक्षता पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, खाद्य और औषध प्रशासन के पूर्व आयुक्त डेविड केस्लर और येल विश्वविद्यालय में जन स्वास्थ्य विभाग की प्रोफेसर मार्सेला न्यूनेज स्मिथ द्वारा की जाएगी। अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में बोलते हुए जो बाइडेन ने कहा कि वे इस महामारी के खिलाफ जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में कोविड से अब तक 98 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 2,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड महामारी की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बात सेंसेक्स की करेंगे। सोमवार को शेयर बाजार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सेंसेक्स 704 अंकों के भारी उछाल के साथ 42,597.43 अंकों पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स के बंद होने का रिकॉर्ड स्तर है। इस तरह निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं निफ्टी भी आज 197.50 अंकों की तेजी के साथ 12,461 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति देश के लिए गौरव का विषय है। मैं राज्य के समग्र विकास और प्रगति के साथ उत्तराखंड के सभी निवासियों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी उत्तराखंड वासियों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए जग विख्यात है। मेरी कामना है कि प्रदेश सदैव उन्नति करे, इसके कर्मशील लोग सुखी और संपन्न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए उत्तराखंड के निवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।